हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक करंट का टॉपिक लेकर आए हैं, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हर साल जनरेट किया जाता है। करंट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर भारत की जो स्थिति है वो पहले से डाउन हुई है थोड़ी सी। देखते हैं ये है क्या, सारा सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन इसे जनरेट करता है, इंडिया का इसमें क्या रैंक आया है, क्या सुधार हुआ है, क्या इसमें कमियां रही है। इसके अलावा देखेंगे कि इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, तो ब्रिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से नंबर पर आया है। इंडिया सार्क का मेंबर है, तो सार्क के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से नंबर पर आया है। ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे इस क्लास के अंदर। आज का जो हमारा सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारों को बहुत विस्तार से और डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की हमारी क्लास। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको फिर कहता हूं कि आप अपने साथ नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए। जो जो क्लास में आपको बताया जा रहा है उसे आप प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, स्टेट का कोई एग्जाम है, सेंट्रल का कोई एग्जाम है, सभी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। इंडेक्स की बात आ रही है तो पूछा जाएगा ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बात करें होता क्या है, किसी भी देश में निवास करने वालों की स्थिति के बारे में बताता है। किसी भी देश में निवास करने वालों की विकास कि वो जो देश है उसमें जो लोग निवास कर रहे हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनका एजुकेशन का लेवल कैसा है, ठीक है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वहां की इनकम कैसी है, वो हमें कौन बताता है, मानव विकास सूचकांक बताता है। तो मानव विकास सूचकांक की डेफिनेशन के बारे में लिखे तो किसी भी देश में किसी भी देश में निवास करने वाले निवास करने वालों के विकास की स्थिति को विकास की स्थिति को बताता है। जैसे देखा होगा, हम किसी के अच्छे या बुरे की पहचान कैसे कर सकते हैं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका एजुकेशन कैसी है, वो अपने आप को कितना ज्यादा करता है, उसकी इनकम कितनी है ना। इन सब चीजों से हम जजमेंट करते हैं, सामने वाले को रैंक देते हैं। या स्कूल में कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, जज बैठे होते हैं, वो प्राइज देते हैं, रैंकिंग देते हैं। डांस के अंदर कंपटीशन करने वाले को देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग कैसी मूवमेंट दे रहा है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग अपने लिप्स को कैसी मूवमेंट दे रहा है। इन सभी के अंदर वो चेक करके उसे एक फाइनल स्कोर देते हैं। उसी प्रकार से किसी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की जो डेवलपमेंट की स्थिति है वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है मानव विकास सूचकांक बताता है। बात करें, इसे कहा जाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की, क्योंकि 2020 का ये इंडेक्स जारी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, ये है क्या, ये कब आया गया, कब कैसे लाया गया। तो इसका आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की कि इसे जारी कौन करता है। इसे जारी करता है, सर्कुलेट करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया जाता है। यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम
यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, इसे जारी किया जाता है। यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1965 में। यूएनडीपी की क्या हुई थी, स्थापना। यूएनडीपी की बात करें तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है, मुख्यालय है यूएनडीपी का। बात करें यूएनडीपी के द्वारा पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया, तो पहली बार यह रैंकिंग जारी की थी 1990 के अंदर। पहली बार, अगर हम, ये तो हमने बात की थी यूएनडीपी की कि यूएनडीपी है क्या, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई और इसका हेड ऑफिस क्या पर है। अब हम बात करें कि यूएनडीपी ने सबसे पहली बार एचडीआई इंडेक्स कब जनरेट किया, तो कब किया था, 1990 के अंदर इसे जनरेट किया था। पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक का जनक किसे कहा जाता है, इसे लाने वाले कौन थे, तो इसे लाने वाले थे पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक थे। महबूब उल हक जनक कहा जाता है, जनक महबूब उल हक, महबूब उल हक कहा जाता है और ये कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं। इन्हें मानव विकास सूचकांक का जनक कहा जाता है। महबूब उल हक तो थे ही, इनके साथ साथ एक और जने थे जिन्होंने इसको साथ लेकर आए, वो थे इंडिया के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इंडिया के अर्थशास्त्री हैं ये इन दोनों ने मिलकर क्या लेकर आए, मानव विकास सूचकांक को जारी किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे एचडीआई का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो आपका राइट आंसर होगा महबूब उल हक को कहा जाता है। और अमर्त्य सेन को थे, इंडिया के थे। अमर्त्य सेन वही है जिन्हें 1998 में क्या मिला था, इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी ध्यान रखना है, इन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए क्या दिया गया था प्यारे बच्चों, नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में स्टैब्लिश किया गया, हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। पहली बार इसने इंडेक्स कब जारी किया, 1990 में। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फादर किसे कहा जाता है, महबूब उल हक को, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। और इनके साथ थे अमर्त्य सेन, जो इंडिया के क्या है, अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट बात करें, इसमें बेस किसे माना जाता है, आधार किन चीजों को माना जाता है, जो रैंकिंग है वो कैसे बनाई जाती है, बेस किन चीजों को लिया जाता है। तो इसमें जो आधार, तीन चीजों को आधार माना जाता है। इसके क्या है, तीन आधार हैं। तीन आधार आते हैं इसके अंदर जिन्हें बेस माना जाता है इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। तीन में पहला आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। शिक्षा एजुकेशन, शिक्षा मतलब एजुकेशन। और तीसरा आता है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कह दो या जीवन स्तर कह दो कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, जीवन स्तर। स्वास्थ्य में ध्यान रखना, जीवन प्रत्याशा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और एजुकेशन है, और पर पर्सन इनकम या जीवन प्रत्याशा। इन तीनों को क्या माना जाता है, आधार माना जाता है मानव विकास सूचकांक को कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान रखना है, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन शिक्षा कितनी ली है, यहां की पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसके बेसिस पर इन्हें कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्ञात करने का, तो वो होता है सबसे पहला आता है आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय। तो इन तीनों का जो गुणोत्तर माध्य होता है वही क्या कहलाता है, HDI कहलाता है। इन तीनों का जो गुणोत्तर मेथड कहलाता है, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाता है, HDI कहलाता है। इसमें जो वैल्यू आती है, इसमें जो आंसर आता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। ध्यान रखना है, इसके अंदर कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा, HDI का नंबर आता है जो, वो आता है 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। 0 है तो इसका मतलब क्या है, निम्न स्तर है, निम्न स्तर है वहां का, बहुत ज्यादा कैटेगरी लो है। 0 या 0 के नियर बाय होता है अगर, और अगर 1 या 1 के नियर बाय होता है, इसका मतलब उनका स्टाइल कैसा है, लाइफ स्टाइल उच्च स्तर का है, वहां का रहन सहन, वहां का एजुकेशन लेवल, वहां का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, वो उच्च स्तर का है। और 0 के नियर बाय आता है तो वो होता है निम्न स्तर का होता है। क्लियर, यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेथड है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं चीजों को। अब हम इंडिया का देखेंगे, इंडिया का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम बात करेंगे HDI 2020 की। 2020 सबसे पहली चीज देखते हैं, इसे जारी कौन करता है, UNDP द्वारा इसे जारी किया जाता है। बात करें इसमें शामिल देश, इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी इस बार, शामिल देश थे 189 देश थे इसके अंदर, 189 देश थे UNDP के अंदर। इसमें टोटल कंट्रीज इस बार थी 189 थी। ये दिसंबर के महीने में जनरेट किया जाता है, हर साल दिसंबर के अंदर जनरेट किया जाता है इसे, 189। अब बात करें इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है, फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे चलता आ रहा है अब तक। 2019 भी हम पढ़ेंगे, 2019 में कौन था, नॉर्वे था। 2018-20 में भी कौन है, नॉर्वे है। सेकंड नंबर पर है आयरलैंड, सेकंड नंबर पर है आयरलैंड। और थर्ड नंबर पर याद रखना है स्विट्जरलैंड। थर्ड नंबर पर कौन सा देश आता है, वो आता है स्विट्जरलैंड। थर्ड नंबर पर कौन है प्यारे बच्चों, वो है स्विट्जरलैंड। फोर्थ पर है हांगकांग, फोर्थ पर है हांगकांग। फिफ्थ पर है आइसलैंड, फिफ्थ पर है आइसलैंड। इतने आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कम से कम आपको टॉप 3 पता हो। नॉर्वे है, सेकंड पर आयरलैंड है, और थर्ड पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। फोर्थ पर है हांगकांग और 5 पर है आइसलैंड है। कम से कम आपको टॉप 3 पता होने चाहिए। अब आता है कि 189 नंबर पर कौन सा देश है, 189 नंबर पर देश है प्यारे बच्चों नाइजर। 189 अंतिम देश कह दो, अंतिम देश, अंतिम देश कौन सा है प्यारे बच्चों, इसके अंदर नाइजर है। और नाइजर जो है ये एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है नाइजर। अंतिम देश है, 189वां देश कौन सा है, नाइजर है। पहले पर कौन है, नॉर्वे। सेकंड पर है आयरलैंड, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड, और 189 नंबर पर कौन है, नाइजर है। मैं आपको जो इंडेक्स लिखा रहा हूं वो HDI 2020 के लिखवा रहा हूं मैं, मानव विकास सूचकांक 2020 पढ़ रहे हैं हम, इस साल का जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल देश है 189, फर्स्ट पर है नॉर्वे, सेकंड पर है आयरलैंड, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड, और 189 मतलब अंतिम देश कौन सा है, वो है नाइजर। और कौन से महाद्वीप का है ये देश, आपको ये पता होना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप का देश है ये नाइजर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हमने कुछ इसकी बेसिक चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हम चीजों को पढ़ेंगे कि इस बार इंडिया का जो नंबर है वो इंडिया कौन से नंबर पर रहा है। तो प्यारे बच्चों इंडिया के अंदर रहा है, इंडिया 131वें नंबर पर रहा है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। कितने नंबर पर है इंडिया, 131वें नंबर पर रहा है। इंडिया को नंबर कितने मिले हैं, प्राप्तांक कितने मिले हैं इंडिया को, अंक कितने मिले हैं इसके अंदर, तो इंडिया को मिले हैं 0.645 अंक मिले हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था
कि इसके अंदर जो आंसर आता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आता है। तो जो 0 के नियर बाय है उनका लाइफस्टाइल कम होता है, और जो 1 के नियर बाय होते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? हाई होता है। इंडिया का है 0.645। तो इंडिया कौन से पर बिलोंग करता है, इंडिया कौन सी पोजीशन पर आता है? तो 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी नंबर्स पॉइंट आते हैं उन्हें 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। वो 4 कैटेगरी याद रखनी है कि एक होती है अति उच्च, एक होती है अति उच्च एचडीआई, अति उच्च एचडीआई वाले देश। दूसरा आता है उच्च एचडीआई वाले देश, उच्च एचडीआई वाले देश। थर्ड आता है इसके बाद मध्यम एचडीआई वाले देश, मध्यम एचडीआई वाले देश। और एक फोर्थ आता है निम्न एचडीआई वाले देश। जो 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी किसी के पॉइंट आते हैं उन पॉइंटों को कैटेगरी की बात करें तो 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे ऊपर होता है हाई, हाई से भी हाई मतलब लार्ज के अंदर एचडीआई के अंदर जिनका नंबर आता है उन्हें अति उच्च में रखा जाता है, जो कम आते हैं उसे उच्च एचडीआई में रखा जाता है, जो उनसे कम आते हैं उन्हें मध्यम एचडीआई में रखा जाता है, और जो सबसे कम होते हैं उन्हें निम्न एचडीआई में रखा। अब आता है कि इसमें कितने वालों को रखा जाता है, इसमें कितनों को रखा जाता है, इसमें कितनों को रखा जाता है, उसमें कितनों को रखा जाता है। तो अगर हायर की बात करें तो 0.800 से लेकर और 1 के बीच में अगर कोई आता है, इसकी अगर नंबर अगर किसी के 0.800 से 1 के बीच में आता है तो वो कैसा है? अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश माना जाता है। और अगर 0.700 से लेकर 0.799 तक के बीच में आता है तो वो किस में कैलकुलेट होता है प्यारे बच्चों? वो होता है उच्च एचडीआई के अंदर कैलकुलेट होता है। और अगर बात करें 0.551 से लेकर 699 के बीच में अगर किसी का आता है तो उसे कैलकुलेट किया जाता है मध्यम एचडीआई के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। और अगर किसी का 0 से लेकर 0.550 के बीच में आता है तो उसको किस में निम्न एचडीआई में कैलकुलेट किया जाता है। यह चीज आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? दोबारा देख लीजिए कि जैसे जो भी आपका कैलकुलेशन आएगी उसके अंदर और नंबर किसी ना किसी के कुछ तो आएंगे कि एजुकेशन इनटू लाइफ एक्सपेक्टेशन पर कैपिटा इनकम, इन तीनों का जो गुणोत्तर निकालेंगे हम तो उसका कोई नंबर आएगा। जो नंबर आता है वो 0 से 1 के बीच में आता है। ये बात समझ में आई आपको? अब हम देखते हैं कि जिनका 0 से लेकर 0.550 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो किस में काउंट होगा? निम्न एचडीआई में काउंट किया जाएगा। अगर किसी का 0.551 से लेकर 0.699 के बीच में अगर किसी का नंबर आ रहा है तो वो मध्यम एचडीआई में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई 0.700 से लेकर 0.799 के बीच में ले रहा है तो उसे उच्च एचडीआई में कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर किसी को 0.800 से 1 के बीच में नंबर आ रहा है तो उसे अति उच्च एचडीआई में रखा जाएगा। तो मेरा आप सबके लिए क्वेश्चन है, इंडिया को अंक कितने मिले हैं? 0.645 मिले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया कौन से पोजीशन पर आता है? तो इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, देख रहे हो 0.551 से लेकर 0.699 क्या इसके बीच में आ रहा है? हाँ। तो इंडिया जो है वो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्यारे बच्चों कौन सी स्थिति में आता है? तो मीडियम एचडीआई पोजीशन में इंडिया आता है। ध्यान रखना है, अगर 699 से ज्यादा नंबर आते इंडिया के, कितने आते? 700 से 0.799 के बीच में आते तो इंडिया हाई एचडीआई कैटेगरी के अंदर शामिल होता। तो यहां से आपको दोनों चीजें याद रखनी है। इंडिया कौन से नंबर पर आया है? 131 नंबर पर आया है। इंडिया को नंबर कितने मिले हैं? प्राप्तांक अंक कितने मिले हैं? 0.645 मिले हैं। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कंट्रीज की कैटेगरी में इंडिया
आता है, क्योंकि यहां इंडिया न तो बहुत ज्यादा हाई पर है और न ज्यादा लो पर है, इंडिया बिल्कुल मिड के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, इंडिया मध्यम एचडीआई के अंदर आता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। यह आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ भी लेते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्लियर है यहां तक साथियों? पे नंबर याद रखना है, इंडिया का 0.645 नंबर पर है, और इंडिया के अंदर इंडिया को इस बार हुआ है लॉस, क्योंकि इंडिया को आपको याद रखना है कि पुराना लॉस कैसे हुआ, एचडीआई 2019 की बात करें तो यह भी आपको पता होना चाहिए, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी प्यारे बच्चों, तो उसमें इंडिया की रैंक थी 129, और इस बार इंडिया की रैंक कितनी आई है, 131वीं आई है। तो इंडिया को 2 पोजीशन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़िया रहता है, 129 से 128 बढ़िया है, ठीक है, 127 बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे पीछे आ रहा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी बात करें, इंडिया ने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है, पोजीशन पे अच्छे रहे। कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ यह कि भारत ने अन्य देशों के मुकाबले बहुत अच्छा किया है। यह चीज आपने ध्यान रखना है कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बाकी देशों के कंपैरेटिव भारत ने क्या किया है प्यारे बच्चों, अच्छा किया है। तो इंडिया की 2020 में रैंकिंग कितनी है, 131वीं है। 2019 में कितनी थी प्यारे बच्चों, तो वो थी 129 थी। 2018 की बात करूं तो उस समय इंडिया की रैंकिंग थी, यह है 2019 की। 2018 की बात करूं तो इंडिया की रैंकिंग थी 130वीं। यहां पे आप देख रहे हो इंडिया ने अपना कुछ सुधार किया था। लेकिन अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में इंडिया की रैंकिंग थी 131। मतलब 17 से जब 18 पे गए तो इंडिया में कुछ इंक्रीमेंट हुआ पोजीशन के अंदर। जब 30 से 31 पर गए तो इंडिया के अंदर पोजीशन में फिर कुछ इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन जब 2020 में आए तो इंडिया की रैंकिंग कितनी आ गई, 131वीं आ गई। इंडिया की रैंकिंग में चाहे सुधार नहीं हुआ हो, लेकिन इंडिया ने बाकी देशों के कंपैरेटिव बहुत अच्छा किया है, ऐसा कहना है, ठीक है, अर्थशास्त्रियों का। उन्होंने किस वेब पर कहा हमें नहीं पता, ठीक है, अलग अलग सोच होती है, कोई किस एंगल को लेकर चलता है, कोई किस एंगल को लेकर चलता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न कैटेगरी है, और आपको इंडिया के नंबर भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे ये चीज आती है हमारे सामने कि इंडिया की तो हमें पता लग ही गया, लेकिन हमें कुछ हमारे पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे कुछ पड़ोसी देशों के बारे में भी हमें उनकी रैंक पता होनी चाहिए। पड़ोसी देशों का मतलब है हमारा एक संगठन आता है सार्क, हमारा एक संगठन है सार्क। ये आपको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क देश आपको सभी को पता है। इसके अंदर कितने देश हैं, 8 देश हैं, इसके मेंबर हैं, 8 कंट्रीज हैं, और इसका हेड ऑफिस है काठमांडू, नेपाल के अंदर है। तो ये हमारे पड़ोसी देश को एक संगठन है, पड़ोसी देशों का, नेबर कंट्रीज का। तो हमें पता होना चाहिए कि सार्क देशों में इंडिया कौन से नंबर पर रहा है। तो सार्क देशों की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें एक देश आता है श्रीलंका, एक देश आता है प्यारे बच्चों, वो आता है श्रीलंका। फिर आता है इसके बाद मालदीव, मालदीव, भूटान, इंडिया, ये हमारे सारे पड़ोसी देश हैं। बात करें इसका बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान है इसके अंदर हमारा पड़ोसी देश, और एक हमारा देश है अफगानिस्तान। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 देश हैं। तो इससे आपको ये पता चला सार्क के अंदर कौन कौन से हमारे मेंबर हैं। तो श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान इसके मेंबर हैं। अब पता होना चाहिए हमारे पड़ोसी कंट्रीज, हमारी उनकी स्थिति कैसी है। होता है ना कि हमारे घर में कोई कोई गाड़ी लेकर आता है,
तो हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कितने लोगों के पास गाड़ी है, या हमें अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों में क्या है। हम पड़ोसियों से ज्यादा बैर करते हैं, उनसे कंपटीशन करते हैं कि उनके पास ये तो हमारे पास भी होना चाहिए, उनके पास ये है तो हमें भी होना चाहिए। वो इतना अपना इलाज इस हॉस्पिटल में करवा रहे हैं तो हमें भी अपना इलाज उस हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। कहते हैं ना अपने, क्योंकि कंपटीशन की ओर रहती है, क्योंकि हम पड़ोसी में रहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका, सार्क सबसे पहले नंबर पर है। श्रीलंका का जो नंबर है वो आया 72 नंबर पर है। श्रीलंका सार्क के अंदर 72वां देश है। सार्क देशों में श्रीलंका का ये मैं फिर बता रहा हूं, 2020 के इंडेक्स लिखा रहा हूं मैं, श्रीलंका का नंबर आया 72 नंबर पर आया है। इसके बाद बात करें मालदीव की, बात करें तो मालदीव है सेकंड नंबर पर 95 रैंक के साथ। मालदीव की रैंक कितनी है? 95 आई है। भूटान की बात करें तो भूटान आया 129 नंबर पर। इंडिया के बारे में आपको बताया 131वें नंबर पर है हमारा भारत देश इंडिया। बांग्लादेश की बात करें तो 133 नंबर पर है बांग्लादेश। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल की आई है 142वीं रैंक। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान है 154, और अफगानिस्तान की बात करें तो 169। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि सार्क देशों में इंडिया कौन से नंबर का देश है, तो पहले नंबर पर आता है श्रीलंका, दूसरे पर है मालदीव, तीसरे पर है भूटान, और फोर्थ नंबर पर है मेरा भारत महान। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आया कि सार्क देशों में इंडिया कौन से नंबर पर रहा है, तो सार्क देशों में इंडिया रहा है फोर्थ नंबर पर। यह चीज आप ध्यान रखना। वर्ल्ड में इंडिया रहा है 131 नंबर पर, लेकिन अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों के अंदर इंडिया कौन से नंबर पर आया है? फोर्थ नंबर पर आया है। पहले पर है श्रीलंका 72 पर है, मालदीव 95 नंबर पर है, भूटान 129 नंबर पर है, इंडिया 131 पर, और बांग्लादेश, देखा जाए तो बांग्लादेश और इंडिया में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बांग्लादेश देखिए आपके सामने है, बांग्लादेश जीडीपी के मामले में भी, ग्रोथ के मामले में भी इंडिया से काफी आगे है। इसी के साथ बात करें तो बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कानून लेकर आई हैं वहां की जो प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना है। 2018-19 की अगर मैं बात करूं तो शेख हसीना एक कानून लेकर आई थी कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सरकारी जॉब में आरक्षण को पूर्णतः बंद करने वाला देश, पड़ोसी देश कौन सा था? हमारा बांग्लादेश। हमारे भारत देश में देख रहे हो आप आरक्षण, इसी आरक्षण के कारण बहुत से बच्चे हैं जो रह जाते हैं कई बार, लेकिन बांग्लादेश में कानून लेकर आए कि सरकारी जॉब के अंदर अब आरक्षण नहीं रहेगा। वो बंद करने वाला देश कौन सा बना? बांग्लादेश बना। हालांकि बांग्लादेश हमसे बाद में बना है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा कानून लेकर आई। बात करें अभी रिसेंटली के अंदर हमारे भारत देश में, आपने देखा होगा इतने जो सेक्सुअल हरासमेंट केस हो रहे हैं। अभी हाथ में हाथरस कांड देखा आपने, हरियाणा के अंदर आपने कांड देखा, बहुत ऐसे कांड होते जा रहे हैं हमारे भारत देश में कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, जिसके कारण हमें बहुत, पूरे भारत देश को बहुत हानि का सामना करना पड़ता है। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने कानून बनाया कि बलात्कारियों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान है। यह बहुत बड़ा एक कानून है कि अगर कोई बलात्कारी दोषी पाई जाता है, अगर कोई बलात्कारी व्यक्ति है जो दोषी पाया जाता है कि उसने उस महिला के साथ छेड़खानी की है या बलात्कार किया है, तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। लेकिन हमारे भारत देश में आप देखिए कि क्या हो रहा है कि अगर कोई करता है किसी का बलात्कार तो वो बाहर निकल जाता है। पहली चीज होता है कि पता लग जाता है कि उस व्यक्ति, महिला का या औरत का, बच्ची का बलात्कार किया गया है, और उस बलात्कार करने वाले आरोपी को वकील मिल जाता है। वकील को पता है कि ये एक दोषी है, बलात्कारी है ये, उसके बावजूद भी वो जो वकील है वो उसका साथ देते हैं, उसका केस लड़ते हैं। किसके लिए? उसे बचाने के लिए। क्यों बचाया जा रहा है उसे? पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि उसके लिए कोई वकील होना ही नहीं चाहिए, कि जब वो पता है कि साफ है, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है या जो भी है रिपोर्ट्स वगैरह आने के बाद पता लग जाता है कि वो व्यक्ति दोषी है, तो उसको बचाने का प्रयास क्यों? क्या इंडिया के अंदर वापस इस प्रकार की दखलंदाजी की जाए?
क्या वापिस से चाहे कि इंडिया के अंदर इस प्रकार से बलात्कारों के केस बढ़ते रहें? अभी हमने देखा कि 16 दिसंबर गई है 2012, सभी को याद होगा निर्भया का हत्याकांड। आज भी लोग उसको भूल नहीं रहे हैं, आज भी लोग उसके खिलाफ आंदोलन करते जा रहे हैं। वो चीज तब हुई थी 2012 के अंदर, और आज भी 8 सालों बाद भी अगर बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रात को घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो इसके जिम्मेवार हम हैं कि हम उन बलात्कारियों को श्रेय दे रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। तो हमें उनके लिए कड़े कानून बनाने होंगे ताकि हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकें, ताकि आने वाले समय के अंदर अगर कोई इस प्रकार की घटना घटित करती है या कोई इस प्रकार से अगर काम करता है तो उसको पता लगना चाहिए कि डर होना चाहिए उसके अंदर। रियलिटी तो यह है, हमारे देश के अंदर लोगों में डर नाम की चीज खत्म हो चुकी है। कोई भी डर नाम की चीज ही नहीं रही है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पैसे दो बाहर निकल आओ। तो बलात्कारियों के अंदर बात करें तो भारत देश के अंदर कड़े कानून बनाने की जरूरत है, लोगों में डर होना चाहिए, तभी हमारी जो महिलाएं हैं वो घर से बेझिझक होकर घर से बाहर निकल सकेंगी, वो जॉब कर सकती हैं, अपनी आजादी को जी सकती हैं। तो बलात्कारियों के मामले में बांग्लादेश सबसे आगे निकला है। तो देखा जाए बांग्लादेश और इंडिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जीडीपी के मामले में इंडिया से आगे है, अच्छे कानून लाने के मामले में उसके अंदर आगे है, लेकिन हम लाते जा रहे हैं कैसे कानून जिनका कोई रोल ही नहीं है। तो इंडिया जो है ठीक है पोजीशन पर है, लेकिन कैसी पोजीशन है? वो होता है ना कि एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर ज्यादा आ गए और बाकी में कम आ रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट वाले ने आपके बाकियों के पाप धो दिए। हमारे इंडिया में वो चीज हो रही है कि अगर एक अच्छी चीज लेकर आ गए हैं, बाकी 100 चीजें बुरी हैं, तो उसके अंदर हमें उसके अंदर नंबर कैलकुलेट करके एवरेज कर दिया उसे। ये बहुत बड़ी इंडिया की चिंताजनक स्थिति है। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया एक दिन हो सकता है कि इससे ज्यादा पर चलता रहे। हमें इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा चेंजमेंट लाने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। अगर देश का वास्तव में हम डेवलपमेंट चाहते हैं, अच्छे कानूनों की जरूरत है। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है कि इंडिया का वर्ल्ड में कौन से नंबर का देश है? 131वां देश है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो। और सार्क के अंदर इंडिया कौन से नंबर का देश बना है? चौथे नंबर का देश है। पड़ोसी देशों के आपको नंबर पता होने चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। श्रीलंका 72 पर है, मालदीव 95 नंबर पर है, भूटान आता है 129 नंबर पर, और इंडिया आता है 3rd नंबर पर, 4th नंबर पर। इसमें भी इंडिया की गिरावट आई है। देखिए प्यारे बच्चों, इंडिया 2019 के अंदर सार्क देशों में इंडिया था 3rd नंबर पर। पड़ोसी देशों में हमारे पड़ोसी देश जो ऐसे हैं जिनकी सभी की इकोनॉमी इंडिया से क्या है? नीचे है। वर्ल्ड के अंदर बात करें इकोनॉमी के अंदर पहले नंबर का देश है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चाइना, 3rd पर आता है जापान, 4th पर है जर्मनी, 5th पर आता है ब्रिटेन, 6th 7th पर दौड़ लगी रहती है फ्रांस और इंडिया के बीच में। इन सभी का नंबर हमें इंडिया से नीचे है इकोनॉमी के मामले में। लेकिन आप देख रहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से ऊपर 4 देश पहुंच चुके हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि इंडिया क्या पोजीशन पे वर्क कर रहा है। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है ये कि इंडिया के अंदर रैंकिंग में सुधार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, इंडिया में आ रही गिरावट। तो अभी भी आपके मौका है, क्योंकि एक यूथ जनरेशन ही देश के अंदर सिस्टम को चेंज कर सकती है। बहुत कुछ करना चाहो कर सकते हो, अगर हमारे अंदर जज्बा है किसी चीज को करने का। तो इंडिया की नंबर देखो, लास्ट 2019 में सार्क देशों में इंडिया 3rd नंबर पर था। मतलब पड़ोसी देश भी हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है इंडिया के लिए। लेकिन हम ऐसे चीजों में उलझे हुए हैं, ऐसे कानूनों में उलझे हुए हैं कि हम उन चीजों को भूलते जा रहे हैं कि जहां पर हमें एक्चुअल के अंदर देश को ग्रोथ पर लेकर जाना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया मेंबर है किसका? ब्रिक्स देशों का भी इंडिया क्या है? मेंबर है। ब्रिक्स 5 देशों का ग्रुप है, आप सभी को पता है। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
देख के पता चल रहा होगा, ब्राजील जो है, ब्राजील की रैंकिंग है 84 नंबर पर है। ब्राजील सार्क देशों में ब्राजील ब्रिक्स देशों में कौन से नंबर पर है? मतलब ऑल ओवर बात करें तो ब्राजील का नंबर आता है 84 वर्ल्ड के अंदर। रशिया की बात करें तो रशिया आता है 52 नंबर पर। इंडिया का नंबर है 131। चाइना की बात करें तो चाइना आता है प्यारे बच्चों 85 नंबर पर आता है, 85 नंबर पर। और साउथ अफ्रीका आता है 114 नंबर पर। अगर मैं ब्रिक्स के अंदर बात करूं तो मैं वर्ल्ड की रैंकिंग है ये सारी, लेकिन मैं ब्रिक्स के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करा है। तो पहले नंबर पर ब्रिक्स के अकॉर्डिंग कौन से नंबर का देश है प्यारे बच्चों? वो है रशिया। ब्राजील कौन से नंबर का आता है? दूसरे नंबर का देश। थर्ड पर आता है चाइना, फोर्थ पर आता है साउथ अफ्रीका, और फिफ्थ नंबर पर कौन है? इंडिया है। तो प्यारे बच्चों यहां से एक और निकल के आया कि सार्क देशों में इंडिया कौन से नंबर का देश है? चौथे नंबर का देश है। ब्रिक्स देशों में इंडिया कौन से नंबर का देश है? तो पांचवें नंबर का देश है। हम इंडिया का याद नहीं रखते, कई बार हम देते हैं सिर्फ पाकिस्तान की क्या रैंक है। ये लीजिए, पाकिस्तान 154 नंबर पर है। पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, 169 नंबर पर आया है। हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, 133 नंबर पर आया है। चाइना के बारे में पूछते हैं हम, चाइना आया 85 नंबर पर आया है। हम पूछते हैं रशिया, 52 नंबर पर आया है। क्योंकि हमें अपना ध्यान नहीं रहता, हम अपना ध्यान नहीं रखते, हम ये देखते पड़ोसी कौन से नंबर पर आया है। वो तो हमसे आगे नहीं निकल गया है। लीजिए, सारे ही हमसे आगे हैं। यहां पे भी लगभग देखा जाए तो आगे ही हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 133, 131, 142। सुधार किसे कहते हैं कि इंडिया आए टॉप 100 के अंदर और बाकी रहे टॉप 100 के बाद में, तब तो फिर भी कहते हैं कि बहुत बड़ा चेंजमेंट है। इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। तो सार्क में इंडिया कौन से नंबर का देश है? फोर्थ नंबर का है। और ब्रिक्स में इंडिया फिफ्थ नंबर का देश है। यह हमारा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और 189 नंबर पर देश है नाइजर। यह भी आपको याद रखना है, 2019 में भी नाइजर था और इस साल भी 2020 के अंदर भी देश कौन सा है? नाइजर है। तो अगला जब तक नहीं आता है दिसंबर 2021 के अंदर, उससे पहले यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन, और पूछे जाएंगे भी जाएंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का, रेलवे का, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सभी एग्जाम के अंदर यहीं से पूछे जाएंगे आपके सामने। तो इन रैंकिंग को आप देख लीजिए। वर्ल्ड के अंदर 131 नंबर पर है, सार्क में चौथे नंबर पर है, ब्रिक्स में इंडिया पांचवें नंबर का देश है। यह आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप मुझे ये बताइए हमारे भारत देश में सुधार करने की क्या जरूरत है, कैसे हम इंडिया के अंदर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आप मुझे इसके अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।